दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था एक। हाँ क्यों? 10 नंबर का सवाल था। एक तो ये है पुराना ना, तो पुराने दौर में नंबर ज़्यादा होते थे। है? हाँ पहले से ही आसान होता था ना, तो ऐसे ही लोग कर लेते थे। हैं? देखें उस वक्त पढ़ाने में भी मटेरियल कम था, टीचर्स कम थे, बहुत कम लोग टीचिंग की तरफ आते थे, और एग्ज़ाम के लिए मटेरियल कम था। अब जब टीचिंग बढ़ती जा रही है, मटेरियल बढ़ता जा रहा है, तो फिर एग्जामिनेशन भी बढ़ती जा रही है। तो उस दौर के लिहाज से वो मुश्किल था। अब आपको लग रहा होगा कि वो आसान है, उस दौर में मुश्किल था। उस दौर में ये जो मैंने किया था, ये कैफ 2001, उसमें तब एक बड़ी मुश्किल ये थी, जो अब वाले बच्चा सोच के भी घबराएगा, कि एक लेवल पे अगर 6 पेपर हैं तो वो 6 के 6 एक साथ देने हैं, वो नहीं दे सकते। 6 के 6 एक साथ देने हैं, 6 दिन में 6 पेपर हैं, उन 6 में से 5 में आपके 100 नंबर हों, एक में फेल हैं तो सारे फेल हैं। ये जो प्रेशर होता था ना, ये बहुत ज़्यादा मजे का सिस्टम है। और अगर कोई एक फेल है तो उसके लिए गुंजाइश ये होती थी कि बस 2, 4, 5 नंबर तक फेल है तो उसको रेफर कहते थे। अगर बाकी 5 पास हैं और एक जो है मुश्किल से जस्ट 4-5 नंबर से फेल है, तो फिर उनको एक चांस मिलता था कि आप ये पेपर दोबारा दे दें। अगली दफ़ा फिर 4-5 नंबर से फेल हुआ, एक चांस और मिल गया। तीसरी बार फिर नहीं पास कर सका, तो वो जो पीछे 5 छोड़ के आए थे वो सारे फिर दोबारा देंगे। तो ये मुश्किलें तब ज़्यादा थी। अब फिर पेपर टू पेपर हो गया। लेकिन खैर, हर दौर की अपनी मुश्किल ही होती है। आपसे अगले वाले जो नस्लें होंगी उनको आप लोग पे पेपर आसान लगते होंगे। अच्छा, अभी तक ना मैंने OAR का कॉन्सेप्ट ये बताया है कि ओवरहेड साल के शुरू में हम ये जानना चाहते हैं कि एक यूनिट के लिए कितने FOH आएंगे, और ज़्यादा मसला आ रहा है फिक्स्ड की वजह से, क्योंकि उनका पर यूनिट ताल्लुक होता ही नहीं है। तो साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट जानने के लिए जो जुगाड़ लगानी पड़ी वो OAR है। उसको किसी ना किसी बेस से लिंक किया, किसी ना किसी एक्टिविटी से लिंक किया। सादा तरीन सवाल ये था कि उन सारे खर्चों को एक बेस से डिवाइड कर दिया, OAR निकल आया। फिर अगला मसला ये था कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये किया था कि खर्चों को पहले डिपार्टमेंट में बांटा, फिर हर PD का अलग अलग OAR निकाला। इसमें ना एक ऑनलाइन के बच्चे ने एक सवाल पूछा था, वो मैं ऑनलाइन में तो चलो जवाब दे ही रहा हूँ, आप लोगों को भी देता हूँ जवाब। अच्छा सवाल था, हो सकता है आप में से भी किसी ने सोचा हो या ना भी सोचा हो, तो चलो पहले सोचवा देता हूँ फिर जवाब दे देता हूँ। सवाल ये था कि मैं जब शुरू में ओवरहेड्स OAR का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आपको समझा रहा था कि हर खर्चे का किसी ना किसी से लिंक होता होगा। जैसे AC की मैंने मिसाल दी थी कि AC के खर्चे का बेहतर लिंक नंबर ऑफ आवर्स से होगा, ये चीज़ समझा रहा था। लेकिन जब कल परसों तक हम सवालों के हद तक पहुँचे थे, जैसे कल वाले सवाल की मिसाल ले लें, नहीं कल नहीं, हाँ कल वाला जो वो ऑटम 14 शायद किया था, उसमें हमने एक PDA में जो खर्चे बांट लिए, उनमें कोई डेप्रिसिएशन भी होगी, उनमें कोई रेंट भी होगा, उनमें पावर भी थी, इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह ये सब था। और PDA का OAR कैसे निकाला? इन सब को ऐड करके डिवाइड किससे कर दिया? मशीन आवर्स से, है ना। अब उस बच्चे का सवाल ये था कि इन सब को मिला के हमने मशीन आवर्स के ऊपर डिवाइड कर दिया, यानी इन सब को कहा कि इनको मशीन आवर्स की बेस पे लिंक करना है। तो फिर वो बातें किधर गई कि रेंट को एरिया के साथ लिंक करना है, पावर को फलाने के साथ लिंक करना है। हमने तो सबको ही मिला के मशीन आवर्स से जोड़ दिया। नहीं समझ आई बात।
देखें, मैंने आपको जब ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, या इवन के जो हम पीडीज और एसडीज में खर्चे बांट रहे हैं, तो उसमें हर एक का में ताल्लुक बना रहे हैं कि इसका ताल्लुक मशीन आर्ट से है, इसका ताल्लुक फ्लोर एरिया से, कर रहे हैं ना ऐसे ही। लेकिन फाइनली फिर क्या किया, पीडीए के सारे खर्चों को डिवाइड किससे कर दिया, मशीन आर्ट्स, यानी हमने सबको फिर मशीन आर्ट से लिंक कर दिया। तो फिर वो बात कहाँ गई कि रेंट का ताल्लुक फ्लोर एरिया से है और है? हाँ, चले, जिनको ये सवाल समझ आया है, क्या सवाल, कि अगर OAR फाइंड करते हुए मैंने किसी बेस से लिंक करना था उसको और डिवाइडेड बाय मशीन आर्ट्स किया, तो जब सबको मशीन आर्ट्स से लिंक करना था तो फिर जो ऊपर ओवरहेड्स बांट रहे थे उनमें ये ख्याल क्यों रखना था कि रेंट को फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटें? सर पहले टास्क टू टास्क कर रहे थे और अब पूरे डिपार्टमेंट का किया। है? चलें, जिनको सवाल समझ आया है, जिनको सवाल ही समझ नहीं आया तो उनको तो टेंशन ही कोई नहीं है, बस जैसे करना है वैसे ही करना है। लेकिन जिनको सवाल समझ आया है, इसका जवाब मैं इस मिसाल से बता देता हूं कि जब ये फैसला करना है ना कि सवारियां गाड़ियों में किस तरह बैठनी है, तो फिर उसमें उम्र का भी ख्याल कर रहे हो सकते हैं, गाड़ी में जगह का ख्याल रखा हो सकता है, फिर जिनके साथ बिठाना है उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर डिपेंड कर, ये बहुत सारे फैक्टर्स देख रहे होंगे गाड़ियों में बिठाने के लिए। अब जब एक बार गाड़ी में बैठ गए हैं तो फिर रास्ता कौन सा लेना है, ये एक अलग फैसला होगा। मोटरवे से जाना है, फलाने बड़ी रोड से जाना है, गलियों में से जाना है। पहले फैसला कुछ और था, सवारियों को गाड़ियों में एडजस्ट करने का। अब है सफर किसके साथ चला रहा है, किस सड़क से सफर कंटिन्यू कर रहे हैं, दो अलग अलग तरह के डिसीजन हैं। तो जब हम खर्चे बांट रहे हैं ना, वो डिसीजन था कि खर्चों को डिपार्टमेंट्स में किस तरह से सवारियां बिठानी है, उनके लिए देखना पड़ता था ज्यादा डिटेल में कि किसका ताल्लुक एरिया के साथ है, किसका ताल्लुक बिजली के साथ है, किसका ताल्लुक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ है, किसका ताल्लुक जो है वो नंबर ऑफ आवर्स के साथ है। ये उन खर्चों को बांटना था। अब जब खर्चे बढ़ गए, OAR निकालने का मतलब यह है कि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को किसी ना किसी मेन एक्टिविटी के साथ जोड़ने लगे। अब मेन एक्टिविटी यही 5-6 हैं जो आपको बेस लिखवाई थी। देखें, पहले ना जब सवारियां बिठानी थी ना, तो सवारियां बिठाते हुए ये चीज देखनी थी कि गाड़ी में सीट कंफर्टेबल है कि नहीं, जो दादी को बिठाना है उनके लिए सीट देखनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि गाड़ी नीची है या ऊंची है, फिर जिन बुजुर्गों के घुटनों में मसला है फिर उनको नीची वाली में गाड़ी में नहीं बिठाना, उनको उठने में मसला होगा। ये फैक्टर्स देख रहे थे गाड़ी में सवारियां एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद जब सफर आगे चलना है, उसके लिए तो रास्ते को ही देखना है ना, उसके लिए तो यही देखना है कि जाना किस शहर में है, उसके लिए कौन सा रास्ता कहां पर करीब पड़ता है, कहां पर धरना हो रहा है, कहां पर सड़क टूटी हुई है। फिर ये डिसीजन चेंज हो गया क्योंकि अब सफर ने चलना है। तो इसी तरह से OAR जब OAR निकालना है तो उस OAR को निकालते हुए किसी मेन एक्टिविटी से जोड़ना है, जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन हैं। और मेन एक्टिविटी यही है कि वर्कर्स काम कर रहे होंगे, मशीनें चल रही होंगी, प्रोडक्शन हो रही होगी, मेन यही काम है। मेन एक्टिविटी ये थोड़ी है कि जगह कितनी है। बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है, जगह कितनी है, काम है ना, आवर्स कितने काम होगा, कितने आवर्स मशीनें काम कर रही होंगी, कितने यूनिट्स बन रहे होंगे, ये एक्टिविटी है ना। तो OAR को हमने अल्टीमेटली किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ना होता है ताकि ऑनवर्ड क्या कैलकुलेशन हो सके कि अगर 1 आवर लेबर काम करेगा तो 168 रुपए। अब इसका फायदा क्या है, आइंदा हम कोई भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि अगर इतने आवर्स काम होंगे तो क्या होगा, इतने आवर्स काम होंगे तो क्या होगा। तो हमने OAR को अल्टीमेटली किसी उस मेन एक्टिविटी से जोड़ना है जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। तो जगह का एरिया तो वो मेन एक्टिविटी थोड़ी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कोई एक्टिविटी थोड़ी है। समझ आई बात। जब हम खर्चे बांट रहे हैं ना डिपार्टमेंट्स में, तो ये ज्यादा डिटेल से देखनी है बात कि किस खर्चे का ताल्लुक जगह से है, किस खर्चे का ताल्लुक दीवार से है, किस खर्चे का ताल्लुक नंबर ऑफ लोगों से है, किस खर्चे का ताल्लुक पंखे लाइटों से है। ये सवारियों बिठाने जैसी बात है। लेकिन जब OAR निकालना है तो ये कुछ ऐसी सी बात है कि कौन सी सड़क से जा रहा है, तो उसी सड़क से जाएंगे ना जो रास्ते चलते हैं। तो इसलिए OAR डिवाइड करने के लिए बेस कौन सी लेनी है, वो कोई मेन एक्टिविटीज में से ही कोई एक होगी, आवर्स या यूनिट्स यही होंगे। और वो जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट थी वो भी तो एक्चुअली आवर्स से जुड़ी हुई चीज है ना। लेबर कॉस्ट तभी ज्यादा होगी ना जब लेबर आवर्स ज्यादा होंगे। तो इसलिए मेन एक्टिविटी देखेंगे तो 3 ही है, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और यूनिट्स। यही तो एक्टिविटी है। एरिया ऑक्युपाइड ये कोई एक्टिविटी थोड़ी है, वैल्यू ऑफ मशीन्स ये कोई एक्टिविटी थोड़ी है। तो इसलिए जब खर्चों को बांटना है डिपार्टमेंट्स में तो ये सवारियां बिठाने जैसी चीज है। इसमें फिर बहुत सारी चीजों को देखना होगा कि बिजली का बिल बांटने के लिए ज्यादा बेहतर नंबर ऑफ लाइटें हैं, खाने का बिल बांटने के लिए ज्यादा बेहतर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, किराया बांटने के लिए ज्यादा बेहतर एरिया ऑक्युपाइड है, पावर बांटने के लिए ज्यादा बेहतर मशीनों के आर्स हैं, डेप्रिसिएशन बांटने के लिए ज्यादा बेहतर
वैल्यू है। ये खर्चे बांटते हुए डिपार्टमेंट्स में ये ख्याल करना है इतनी ज्यादा डिटेल से, जैसे सवारियां बिठाना। लेकिन OAR को जिस बेस से लिंक करना है वो सिर्फ मेन एक्टिविटी ही हो सकती है, आर्स या यूनिट्स बस। तो इसलिए जो मैं आपको शुरू में बताने की कोशिश कर रहा था कि एसी का ज्यादा ताल्लुक बेहतर आर्स से है, कॉपियों का ताल्लुक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से है, वो मैं आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहा था जो हमने डिपार्टमेंट्स में खर्चे बांटे थे। ओके जिनके ऊपर से क्या जाने दें, उछल चल के पकड़ने की कोशिश मत करना, जाने दें। अच्छा जी, होमवर्क में कोई मसला अगर किसी ने किया हो। स्प्रिंग 22 जो है वो बेशक आप अभी कर लें, लेकिन सोल्यूशन के बाद ही हाथ डालेंगे उस पर। वैसे मैंने बता दिया, आप ना बेशक अपने नोट्स में ही लिख लें कि अब इससे रेलिवेंट जो एक और सवाल है जो बाद में कभी आप कर सकते हैं, वो है स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 5। अपने रजिस्टर में लिख लें ताकि आप जब दोबारा रिवीजन करने बैठें तो आपको पता चल जाए कि इसी मौके पे वो सवाल भी करना बनता है। जी, स्प्रिंग 2022 रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5। अभी किसी ने करना हो बेशक कर लें, लेकिन अभी सोल्यूशन नहीं है तो वैसे अपने पास आप लिख लें। नहीं, होमवर्क नहीं है, वैसे कह रहा हूँ रजिस्टर में लिख लें। जब भी कभी आप रिवीजन करेंगे बैठ के जिंदगी में, कभी भी ख्याल वो हो जाता है बंदे को, कभी हो जाती है मसला रिवीजन करना, ख्याल आ ही जाता है, तो फिर आपने लिखा होगा ना तो आप फिर रिवीजन करते हुए वो सवाल कर पाएंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जब पढ़ा दी थी कल वाले लेक्चर में, तो उसी के साथ कहीं लिख लें कि स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपने फिर हस्बे तौफीक करना होगा कभी ना कभी। चलें जी, केस 1 बस बहुत है। केस किस चीज़ का मैंने बताया था कि OAR में जो जो मुश्किलें होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनको मैं कुछ केसेस में बांट रहा हूँ। केस 1 मैंने बनाया था कि डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट एक है। अच्छा, अब जो मैं केस 2 बना रहा हूँ ना, ये मैं डायरेक्टली केस 3 पे चला जाता। केस 3 होता, यानी मैं इनफैक्ट 2 ही केस बनाता, मल्टीपल डिपार्टमेंट सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मल्टीपल प्रोडक्ट। लेकिन उसमें फिर अचानक आपको ज्यादा मुश्किल लगती, सिर्फ इसलिए मैं एक टेम्पररी केस, एक पार्किंग केस बना रहा हूं। ये सवालों में होगा नहीं, मुश्किल है, लेकिन मैं आपको असल में केस 3 तक पहुंचाने के लिए तैयारी का केस बना रहा हूं बस। तो केस 2 बना लेते हैं कि डिपार्टमेंट अभी फिलहाल एक रहने देते हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादा कर लेते हैं। अभी डिपार्टमेंट में उलझाने की बजाय पहले प्रोडक्ट समझ लें, फिर जो असल में मामला है फिर उस पर जाऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूं OAR में मैंने फिर हेडिंग दी थी कि OAR में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उसको मैंने कुछ केसेस में बांटा हुआ है। मैं 2 केसेस में भी बांट सकता था, केस 1 सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और केस 2 मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने पहले एक स्टॉप बना लिया कि मैं आपको पहले मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात समझा दूं, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो बिजनेस OAR जो निकाल रहा होगा वो OAR पर यूनिट ही निकालना चाहेगा। फिर सुने, अंग्रेजी लिख देता हूं। जब बिजनेस के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा प्रोडक्ट एक था, तो OAR रुपीस पर यूनिट ही था सिर्फ, यानी सिर्फ एक ही बेस पड़ी है यूनिट्स नहीं। OAR पर लेबर आर भी था, OAR पर मशीन आर भी था। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा होंगे तो फिर OAR तभी मीनिंगफुल सही रहेगा जब OAR पर यूनिट निकले और वो भी हर प्रोडक्ट का अलग अलग। तो जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो मैनेजमेंट सेपरेट OAR पर यूनिट ही जानना चाहती है। OAR पर यूनिट, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो OAR पर यूनिट निकलेगा, OAR पर आर नहीं, OAR पर यूनिट निकलेगा। लेकिन OAR पर यूनिट तक पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं।
और इनमें से कौन सा तरीका लगना है ये आपको सवाल पढ़ के आइडिया हो जाएगा। ये मैनेजमेंट की मर्जी है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका लगाए, स्टूडेंट को आइडिया हो जाएगा सवाल का डेटा पढ़ के। ये मैं आपको दोनों लिख तो रहा हूं, लेकिन आपको भी अंग्रेजी इनकी कोई समझ नहीं आएगी, तो लिख के सवाल कराता हूं, फिर उस सवाल से समझाऊंगा। लिख देता हूं लेकिन फिर समझाए बगैर सवाल पे चलते हैं। Calculate OAR per unit for each product after allocating all overheads among products on some reasonable basis. Calculate OAR per unit for each product after allocating all FOH among products on some reasonable basis. या फिर दूसरा हल ये होता है calculate for each product using a single OAR calculate OAR per unit for each product using a single OAR determined for another base. सवाल से समझाता हूं, और इन दोनों में से कौन सा तरीका होगा यह सवाल वाला आपको गाइड कर देगा, या नहीं भी तो सवाल के डेटा से आइडिया हो जाएगा। नोट कर लें तो मैं सवाल लिख रहा हूँ। नोटेड। चलें सवाल लिखिए।
टोटल बजटेड, सवाल लिखवा रहा हूं, टोटल बजटेड ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। टोटल बजटेड ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस, मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस 90,000, 90,000। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स 60,000, 60,000। लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट 40,000। पावर 200,000, 2 लाख। पावर बताइए है 200,000, 2 लाख। डेप्रिसिएशन 50,000, 50,000। चलें, टोटल बजटेड ओवरहेड्स यही थे। उसके बाद लिखिए अदर बजटेड डाटा, अदर बजटेड डाटा। अच्छा, अभी जो अदर बजटेड डाटा है ना, ये मैं लिखवाऊंगा इस तरह से कि आपको अंग्रेजी बताऊंगा और उसकी जो फिगर्स होंगी वो इसके हिसाब से होंगी। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं प्रोडक्ट वाइज पर फिगर्स बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको मैं बताऊंगा कि स्पेस यूटिलाइज या एरिया ऑक्युपाइड, तो प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन ने कितनी जगह घेरी हुई है और प्रोडक्ट बी की प्रोडक्शन ने कितनी जगह घेरी हुई है। इसी तरह मैं आपको नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बताऊंगा, तो प्रोडक्ट ए की मैन्युफैक्चरिंग में जो एसेट्स यूज हो रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है और जो बी के लिए यूज हो रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है। तो इस तरह से मैं आपको ए और बी बताने लगा। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स दोनों इसी सवाल से करूंगा मैं, ये दोनों के लिए सेम सवाल करा रहा हूं, तो इसी सवाल से मैं फिर ये दोनों फिर समझाऊंगा कि अंग्रेजी क्या लिखी है मैंने। क्या लिखा है? नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 5 लाख, 5 लाख दोनों में 500,000 जी, दोनों के लिए 5 लाख, 5 लाख। टोटल बजटेड मशीन आवर्स, टोटल बजटेड मशीन आवर्स 2,000 और 3,000, यानी ए बनाने के लिए पूरे साल में टोटल 2,000 घंटे मशीनें चलेंगी और बी बनाने के लिए 3,000 घंटे चलेंगी। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि यूनिट्स बताऊंगा, 2,500 यूनिट्स और 5,000 यूनिट्स जी। प्रोडक्शन बता रहा हूं, बजटेड प्रोडक्शन। अब ये अदर बजटेड डाटा चल रहा है ना, तो पूरे साल में ए हमने 2,000 यूनिट्स बनाने का इरादा किया है और नहीं 2,500 यूनिट्स बनाने का इरादा किया है, 2,500, और बी 5,000। एरिया ऑक्युपाइड, एरिया ऑक्युपाइड 2,500 स्क्वायर फीट और 7,500 स्क्वायर फीट, 2,500 और 7,500, 2,500 और 7,500। चले जी, ये भी हो गया पूरा। रिक्वायर्ड है मुझसे OAR पर यूनिट, OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, 2 नुक्ते, कॉलन।
है जी, अभी कॉलन के बाद नहीं बताया। फॉर ईच प्रोडक्ट, अब इसके नीचे ये लेफ्ट पे करके, नीचे लेफ्ट पे करके पार्ट ए, यूजिंग a single OAR per machine hour, OAR per machine hour, सवाल का पार्ट ए है यूजिंग अ सिंगल OAR पर मशीन आवर, और पार्ट बी आफ्टर एलोकेटिंग all overheads between both products. यानी पार्ट ए सॉल्व करके मैं ये समझाऊंगा आपको और पार्ट बी करके ये समझाऊंगा। चलो जी, मुझसे रिक्वायर्ड है। पहले प्रोडक्ट वाइज तमीज किए बगैर OAR पर मशीन आर, कैसे? टोटल बजटेड ओवरहेड्स करें, बजटेड ओवरहेड्स का टोटल डिवाइडेड बाय क्या करूं? जी 440,000 डिवाइडेड बाय 5,000। कहां से आए 5,000? ए और बी के मिला लिए टोटल, तो ये क्या बन गया? 88। अच्छा, अभी इस वक्त प्रोडक्ट वाइज नहीं है ये, अभी बस 88 पर मशीन आ रहे हैं। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? मशीन एक आर चलेगी तो 88 रुपए के ओवरहेड्स होंगे। अभी चाहे ए है चाहे बी है, हमने अभी दोनों को एक आंख से देखा हुआ है कि सब एक जैसा है, तो 1 घंटा मशीन चलेगी तो इतने रुपए ओवरहेड्स आएंगे। इससे OAR पर यूनिट बनाना है, इसको यूज करके अब OAR पर यूनिट बनाना है। कैसे? यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ₹88 पर आर को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ₹88 पर आर है, मुझे इसको रुपीस पर यूनिट करना है। एक तो चलो न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं, उसके अलावा अगर 1 घंटा मशीन चले तो इतना खर्चा है, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। दोबारा सुने, अगर 1 घंटा मशीन चले तो इतना खर्चा है। अगर ऐसा है नहीं सवाल में डेटा, लेकिन मैं आसानी के लिए बता रहा हूं, अगर प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे मशीन चलनी होती, 1 घंटा मशीन चले तो 88, अगर प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे चाहिए होते तो 88 इंटू 10, यानी हमें इस OAR पर आर से अगर OAR पर यूनिट तक पहुंचना है तो ये करना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ेगा कि 1 यूनिट के लिए कितने घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1 आर मशीन चले तो 88 रुपए का खर्चा है, लेकिन हमें जानना है कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितने खर्चे लगेंगे। तो उसके लिए फिर ताल्लुक ही ये बन रहा है कि अगर 1 घंटे के लिए 88 है तो फिर ये देखें कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आर कैंसिल होकर रुपीस पर यूनिट बन जाएगा। ढूंढें 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे। पूरे साल में
ए के कितने यूनिट्स बनाने हैं? 2500। टोटल कितने घंटे लगेंगे? तो यहां से निकल सकता है कि एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे। कैसे? 2000 डिवाइडेड बाय 2500 के 2500 डिवाइडेड बाय 2000। अच्छा, जिनको 2000 और 2500 ही नहीं समझ आ रहा, 2000 आवर्स हैं और 2500 यूनिट्स। ये सवाल में दिया हुआ है मैंने, इतने टोटल यूनिट्स बनने हैं, उनके लिए इतने टोटल आवर्स चाहिए। अब हमें चाहिए आवर्स पर यूनिट, तो इसको इससे डिवाइड करना है कि इसको इससे डिवाइड करना है। जिनको ये थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा समझ आ रहा है और कंफ्यूजन हो रही है, तो हमें क्या चाहिए? आर पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट चाहिए हमें। तो आवर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अगर यूनिट्स पर आर चाहिए होता है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। हमें चाहिए आवर्स पर यूनिट, तो 2000 डिवाइड बाय 2500 0.8। तो अगर एक मशीन आर चले 88 रुपए, तो 0.8 के लिए कितने? 7 पॉइंट। पहले OAR निकाला किसी एक और कॉमन बेस पे, जो कि इस सवाल में मैंने मशीन आर बोला। फिर उसको यूज करके हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर आर को कन्वर्ट करके पर यूनिट तक पहुंच रहे हैं। ऐसे 88 पर आर है, हमें पर यूनिट तक पहुंचना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर पर यूनिट से। जी, आर पर यूनिट कैसे निकला? पूरे साल में हमने इरादा किया हुआ है कि, बल्कि किया हुआ ना, 2000 घंटों में 2500 यूनिट्स बनाने हैं। ये सवाल में बताया था मैंने। हमें क्या चाहिए? आर पर यूनिट के यूनिट पर आर। ये बात समझ आती है कि हमें आर पर यूनिट चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए था इसकी जगह? समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, एंड तो मैं चाहूंगा कि आप यही याद रखें, लेकिन अगर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और तरीके से बताता हूं। 88 क्या है? रुपीस पर आर। प्रोडक्ट ए के लिए टोटल कितने घंटे लगने हैं? ये क्या चीज बन जाएगी कि प्रोडक्ट ए बनाने में टोटल ओवरहेड्स कितने लगेंगे? हमें चाहिए OAR पर यूनिट, तो उसको यूनिट से डिवाइड कर। ये अभी सही तो है, लेकिन ये चीज आनी चाहिए आपको। आपको ये चीज मेन पता होनी चाहिए कि इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, ये समझ आ गया, आसान है, लेकिन इससे काम नहीं चलाना ना। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज समझ आनी चाहिए कि हमने एक डिनोमिनेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो क्या करें। तो अगर रुपीस पर आर से हमने आर की जगह यूनिट्स लाने हैं तो क्या करें? तो हम ये करें कि आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि आर आर कैंसिल हो जाए और नीचे पर यूनिट रह जाए। ये चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप समझ आ सके। ये जरूरी होता है कि आपने आगे चल के कई चीजें होंगी जिनके यूनिट्स चेंज करने होंगे, तो इसलिए ये बड़ी जरूरी है कि बात समझ आए। ये चलो आगे समझ, बहुत अच्छी बात है। जिनको ये भी नहीं आई दोबारा सुने। ₹88 ओवरहेड लाएंगे अगर 1 घंटा मशीन चलेगी, तो हम तो जानना चाह रहे हैं प्रोडक्ट ए के। तो प्रोडक्ट ए के 2000 घंटे लगेंगे, 88 पर आर है, इंटू 2000 घंटे करेंगे तो टोटल ओवरहेड आ जाएंगे। हमें इसको पर यूनिट करना है तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे, ये 70.4 आ जाएगा। लेकिन ये चीज भी आप कोशिश करें कि समझ आए कि हमें रुपीस पर आर की जगह रुपीस पर यूनिट तक पहुंचना है। आर की जगह यूनिट लाना है, इसमें आर की जगह यूनिट लाना है, तो उसको मिटा के यूनिट कर दो। हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि इसकी जगह यूनिट आ जाए। आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर कैंसिल होगा, फिर उसकी जगह यूनिट आएगा। जिनको ये समझ आ गया ठीक है, इस सवाल की हद तक तो ये बात सही है, लेकिन इसकी भी बेटा कोशिश करिए कि एक मेजरमेंट से दूसरी मेजरमेंट तक पहुंचना हो तो उसके लिए क्या स्टेप लें। तो जो आर की जगह यूनिट लाना है तो फिर हमें आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह बी ₹88 पर आर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कि बी के 1 यूनिट के लिए कितने घंटे लगते हैं। तो कितने घंटे लगेंगे? बी के 3000 यूनिट्स बनाने के लिए 5000 घंटे चाहिए। उल्टा लिख दिया मैंने, आप ठीक है। 5000 यूनिट बनाने के लिए 3000 घंटे चाहिए, तो 1 यूनिट के लिए कितने चाहिए? 3000 डिवाइडेड बाय 5000 पॉइंट। ये है रिक्वायरमेंट सिनेरियो ए।
अच्छा, और चूंकि एग्जाम में 0.8, अगर कोई एग्जाम प्रेजेंटेशन बनाऊं तो 0.8 0.6 तो नहीं दिया हुआ, तो ये हम कहेंगे जी मकड़ी से पूछो, और ये मकड़ी कह रही है कि 2000 डिवाइडेड बाय 2500, और ये इन दो मकड़ियों से पूछ लो। ये एग्जाम में होता है, ये बड़ा मशहूर है, ये डायरेक्ट बनता है ना, ये काफ़ी चलता है एग्जाम में। क्या जी? नहीं तो वर्किंग 1 वर्किंग 2 कहते हैं। ये ना काफ़ी यूज होता है आईकैप के सोल्यूशन में, कि जहाँ पर एक मेन कैलकुलेशन चल रही है और उसके साथ एक छोटी सी कैलकुलेशन बतानी है, ब्रैकेट में किया तो रश मच जाएगा, तो स्टेरिक लगा के उसके नीचे बता देते हैं कि कैसे बना। तो ये काफ़ी यूज होती है ये चीज़। वर्किंग 1 वर्किंग 2 करते हैं। ये सिनेरियो ए। जी जी, हाँ क्या क्या क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने 88 का 80% और 20% नहीं किया है। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो तो तब होता अगर मैंने 88 के पोर्शन किए होते कि 88 में से 80% ए का, 20% बी का। ऐसा नहीं किया मैंने 88 OAR पर मशीन आर को इस्तेमाल किया है। ए का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, बी का 1 यूनिट बनाने के कितने घंटे लगेंगे। ये 7 भी हो सकता था, ये 15 भी हो सकता था, तो 15 और 7 मिला के 1 तो 100% तो नहीं बन रहा। मैंने 88 को अपोर्शन नहीं किया है। 88 है कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो कितने खर्चे होंगे। अब उसको मल्टीप्लाई किया है कि ए बनाने के लिए कितने घंटे चलने हैं और बी बनाने के लिए कितने घंटे चलने हैं। एक कॉपी 2 रुपए की है, FAR2 के लिए 15 कॉपीज करानी है, कॉस्ट के लिए 16 कॉपीज करानी है, टैक्स के लिए 18 कॉपीज करानी है, रेट 2 रुपए है, तो ये वो रेट है 88 रुपए। अब उसको अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ए बनाने के लिए कितने घंटे, बी बनाने के लिए कितने घंटे। दूसरा सिनेरियो जिसमें हमें OAR पर यूनिट ही निकालना है डायरेक्टली, तो इसमें हम क्या करेंगे कि खर्चों को ए और बी में बांट देंगे, और ऐसे बांटेंगे जैसे हम लोग डिपार्टमेंट्स में सोच समझ के बांट रहे होते थे। बस डिपार्टमेंट कॉलम की जगह ए और बी का कॉलम आ जाएगा। इसमें यह किया है कि किसी एक कॉमन चीज को लेके, चाहे वो लेबर आर हो चाहे वो मशीन आर हो, एक OAR निकाल लिया, उसको उस रेट को यूज करके फिर प्रोडक्ट वाइज बनाया। यहां पर हम ये करने लगे हैं कि डायरेक्टली निकालेंगे ही OAR पर यूनिट, यानी ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय OAR पर यूनिट निकालना है, डिवाइडेड बाय
यूनिट्स, तो हमें फिर अगर हर एक का अलग अलग OAR निकालना है तो फिर न्यूमरेटर में ओवरहेड्स भी अलग अलग चाहिए। ये करने लगे हम कि इन सारे ओवरहेड्स को A और B में बांटने लगे। क्या क्या है? रिपेयर मेंटेनेंस है, कितना है? मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस है, किस बेस पे बांटे? मशीन आवर्स पे। तो मशीन आवर्स कितने थे? 2000, 3000, 2000 और 3000 ना, तो उसकी रेशो में बांट देते हैं। 36,000 और 54,000। ये बात जिनके ऊपर से गई, तो एक तो थोड़ा सा ऊपर होकर बैठे, दूसरा मैं फिर से बताता हूं। मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस जिस तरह पहले डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे, अब प्रोडक्ट्स में बांट रहे हैं। तो हर खर्चे का जो भी अवेलेबल बेस में से सबसे बेहतर ताल्लुक बनता है उस बेस पे बांट रहे हैं। मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस का बेहतर ताल्लुक मशीन आवर्स से है, तो A और B के मशीन आवर्स की रेशो में बांट दिया। जी बिल्कुल, जैसे वहां प्राइमरी अपॉर्चुनमेंट हम डिपार्टमेंट्स में करते थे, अब प्रोडक्ट में कर लेते हैं। और क्या खर्चा है? रेंट, कितना? रेंट किस बेस पे बांटे? एरिया की बेस पे। 15,000 और 45,000। एरिया इनका 2500 और 7,500 है, उस रेशो में बांट दिया। और क्या है? लाइट एंड हीट का ताल्लुक किससे होगा? एरिया से ही। टोटल लाइट एंड हीट कितनी है? 40,000 है जी। किधर है? कौन है? कहाँ है? हाँ, कौन पूछ रहा है? अरे पूछ रहे हैं यार, समझा दूंगा ना। कौन पूछ रहा है? लाइट एंड हीट में किसी को मसला है? अच्छा, मैं खुद ही बता देता हूँ। ये पहले भी बात हुई थी, जो लाइट्स हैं इसका ताल्लुक है कि जितना बड़ा क्लासरूम होगा उतनी ज़्यादा लाइटें लगी होंगी। तो प्रोडक्ट ए बनाने का अगर प्रोडक्शन हॉल ज़्यादा होगा तो उसमें लाइटें ज़्यादा होंगी, तो इसलिए इसका ताल्लुक एरिया से है। कितना? 10,000 और 30,000। और क्या है? पावर का ताल्लुक मशीन आवर से है। टोटल कितना है? 200, 80,000, 120,000। और क्या है? डेप्रिसिएशन है, इसका ताल्लुक नेट बुक वैल्यू से। 50,000, 25,000, 25,000।
ओवरहेड्स बंट गए 166.27। अब OAR पर यूनिट करना है, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स। क्या बात? ये अपने लिए है कि आप किस फिगर को रेशो में बांट रहे हैं। ना लिखें टोटल, कोई बात नहीं। जी जी, इसी की बात कर रहा हूं, ये तो लिखने हैं, इसकी बात कर रहा हूं। ये तो अपने लिए लिखा है कि किस फिगर को आप बांट रहे हैं, नहीं लिखना ना लिखें। इसके यूनिट्स तो OAR पर यूनिट बन गया 66.4 54.8। क्या जी? उसमें आंसर और इसमें आंसर फर्क क्यों आ रहा है? अच्छा, अब एक बात नॉलेज के लिए बताने लगा हूं। जो करना चाहें, मतलब जो ना करना चाहें कोई मसला नहीं, ना लें जिंदगी में टेंशन। जो करना चाहें, जो मैं बात नॉलेज के लिए समझा रहा हूं, जो समझना चाहें वो एक काम कर दें, अभी कर दें। जिनको ये समझना है, जिन्होंने नहीं समझना वो खैर है, इधर उधर सोचें ले जाएं अपनी। अभी एक काम ये कर दें कि इन सब खर्चों को A और B में मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट दें, सबको, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एक चीज सिखाना चाह रहा हूं ना, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक बात सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बच्चे ने सवाल पूछा, उसका जवाब देने के लिए मैं एक चीज सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इनको जो हमने मुख्तलिफ बेसिस पे बांटा है, मुख्तलिफ बेसिस पे बांटा है ना, सबको कह रहा हूं मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट दें, फिर देखें एंड आंसर क्या बनता है। ट्राई जरूर करें सारे। इन सारे खर्चों को मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट दें। आएगा नहीं, करके देखें ना। सेम मतलब ये, और फर्स्ट वाली तो सेम ही आएगा ना यार। चलो ये भी सेम आएगी, जादू, ये भी सेम आएगी। करें तो सही। अच्छा, जिसने नहीं करना कोई बात नहीं, ना करें। जो करना चाहिए, इन सब खर्चों को मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट के देखें, फिर देखें ये एंड आंसर क्या बन रहा है। जी जी, ये पूरा करने को कहा है। सारे खर्चों को मशीन आर की रेशो में बांटें और फिर ये एंड आंसर देखें क्या बनता है। सेम क्या आ रहा है? क्या सेम? ये आ रहा है, ये आ रहा है। सवाल ये था स्टूडेंट का कि इन दोनों के आंसर फर्क क्यों आ रहे हैं। इसलिए फर्क आ रहे हैं क्योंकि इस मेथड में हमने क्या किया, सारे खर्चों को बस सिर्फ मशीन आर्ट्स से लिंक किया और उस मशीन आर्ट्स की रेशो में ही दोनों में बांट दिया। जबकि यहां पे हमने हर खर्चे को मशीन आर्ट्स की रेशो में बांटा नहीं, अलग अलग है। तो बांटना अलग हो गया ना, इसमें कुछ ओवरहेड्स वहां चले गए, कुछ यहां आ गए, इसलिए OAR डिफरेंट आ गया। यहां पर सारे ओवरहेड्स सिर्फ मशीन आर्ट्स की रेशो में A और B में बटे,
बेशक हमने उसको बांटा उस तरह से नहीं है, इसलिए मैंने आपसे एक एक्सरसाइज करवाई कि अगर मशीन आर की रेशो में बांटें तो ये आंसर बन रहे हैं ना। तो यहां पर हो ये रहा है कि सारे ओवरहेड का ताल्लुक ही मशीन आर से बनाया और फिर उस मशीन आर से ही लिंक करके ए और बी में बांट दिया। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो उस सूरत में आ रहा है जब सारे ओवरहेड्स मशीन आर्स की रेशो में ए और बी में बांटे, जबकि जहां पर हर एक को अलग अलग बेसिस पे बांट के फिर ओ आर पर यूनिट निकाला है। इसलिए दोनों के तरीकों का आंसर फर्क आएगा, इसलिए फर्क आ रहा है। क्या मैनेजमेंट की मर्जी? मैनेजमेंट की मर्जी, मैनेजमेंट दोनों में से जो मर्जी करना चाहे, मैनेजमेंट की मर्जी और सवाल वाले में सवाल वाले की मर्जी। आपको सवाल से आइडिया हो जाएगा कि इनमें से कौन सा तरीका लगना है। मैनेजमेंट की मर्जी, वो भी सही है, ये भी सही है। यहां पर वो प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट खर्चों से ताल्लुक निकाल रहे हैं और वहां पर वो किसी के जरिए, किसी और ओएआर के जरिए। दोनों ही तरीके सही हैं, मैनेजमेंट की मर्जी दोनों में से कौन सा तरीका लगाना है। इसके नंबर होंगे कि 0.8 0.6। हाँ अच्छा, ये जो भी फिगर सवाल में दी होती हैं, जैसे ये 2000 सवाल में दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ फिगर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो फिगर सवाल में नहीं दी हुई, जैसे 88 है, 88 चूंकि सवाल में दी नहीं है तो इसके कैलकुलेट करने के भी एग्जामिनर नंबर रखेगा। और अगर आप ये जो ऊपर काम किया है ये किए बगैर वैसे ही कैलकुलेटर पे 88 निकाल लें और सिर्फ पेपर पे लिखें ही ये चीज़, तो एंड आंसर तो सही है लेकिन नंबर पूरे नहीं मिले, क्योंकि एग्जामिनर ने 88 कैलकुलेट करके दिखाने के भी कुछ नंबर रखे थे। इसी तरह से जो 0.8 0.6 है ये भी बहुत सिंपल नहीं है, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना, तो ये दिखाने के भी उसने को आधा एक नंबर रखा होगा। अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो फिर वो आधा एक नंबर में से नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए जो भी फिगर सवाल में अवेलेबल होती हैं वो तो अवेलेबल हैं, यूज़ करें, लेकिन जो भी आप फिगर्स खुद कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी वर्किंग दिखानी होती है, वो शो करने के नंबर होते हैं। केस 3। अच्छा, हदीस सुना दें जो है ना, ये पढ़ाई से भागने का बहाना है। और अच्छा, ये हदीस तो चलो मैं नहीं सुनाता, एक और नसीहत कर देता हूं। ये जो अभी आप लोगों ने हरकत की है ना, ये जो अभी आपने कहा हदीस सुना दें, इसके हवाले से एक बड़ी सीरियस नसीहत, आपके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अफेक्ट पड़ना है। आप लोगों को अभी शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन ऐसा होता है कि ऑफिसेज में लोग नमाज, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन एक सिग्निफिकेंट नंबर, इसलिए ऑफिसेज में नमाज पढ़ते हैं कि किसी तरह से काम से जान छूटे। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप अभी गए नहीं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको आइडिया नहीं है कि लोग इसलिए ऑफिस में, और ये वो लोग हैं जो ऑफिस में बड़ी फिक्र से नमाज पढ़ रहे होते हैं और ना फजर पढ़ते हैं ना इशा पढ़ते हैं। ऑफिस में फिक्र से नमाज क्यों पढ़ते हैं कि किसी तरह उठे सही अपने काम से, क्योंकि अंदर ना एक वो काम चोरी का जज्बा होता है, तो कहते हैं बस किसी तरह उठे सही। अच्छा, इसके दो नुकसान हैं और ये नुकसान हुए, मैं नाम नहीं लूंगा फर्म का, लेकिन मैं आपको काम बता देता हूं। दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान ये होता है कि जो इस नीयत से उठता है नमाज के लिए कि बस किसी तरह काम से जान छूटे, तो पता नहीं, शायद उसको, चलो शायद नमाज की हाजिरी लगने का सवाब तो मिल गया, लेकिन शायद अल्लाह को ये बात बुरी लगती हो कि एहसान जता रहा है मेरे ऊपर, तो एहसान कर रहा है मेरे ऊपर कि जान छुड़ा के बहाने से आके किसी तरह बस काम, क्योंकि अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। तो जो नमाज के लिए इसलिए उठ रहा है कि किसी तरह से जान छूट जाए काम से, तो उसकी नीयत फिर नमाज नहीं है। एक हदीस का मफहूम है हिजरत के बारे में,
जब ये मदीना से हिजरत की थी या से पहले वो जो हबशा की हिजरत थी, ये बहुत बड़ा अमल था, बहुत बड़ा अमल था, अल्लाह को बहुत पसंद था ये अमल, और उसकी वजह अल्लाह का दीन था। तो एक हदीस का मफहूम है कि जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिसने इसलिए हिजरत की कि वो वहाँ किसी और से शादी करना चाहता है, तो उसकी हिजरत उस शादी के लिए है। तो इसलिए अमल बहुत बड़ा, लेकिन नीयत बदल गई तो सवाब बदल गया। तो इसलिए जब आप ये चीज़ें रखेंगे ना कि बस किसी तरह जान छूटे पढ़ाई से, चलो दाढ़ी वाला टीचर है, सर को जज्बाती करेंगे, सर बताना शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ जो है ना, ये उस अमल का असर कम कर देती है, एक नुकसान। और दूसरा नुकसान जो मैंने होते देखा है कि वो जो बिजनेसेस वाले हैं, एम्प्लॉयर्स, वो कहते हैं नमाज ही नहीं पढ़नी तुम लोगों ने। ये मैंने होते देखा है, ये फैक्ट्रीज के अंदर भी होते सुना है, और जो अपनी आंखों से देखा है एक ऑफिस के अंदर। मैं वहाँ गया था एक काम के लिए, कुछ डिस्कशन करने, और वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स ही थे, तो उनसे कहा चलो यार जमात का टाइम तो निकल गया, हम यहीं जमात कर लेते हैं। सर नहीं, यहाँ जमात अलाउड नहीं है, तो जमात नहीं अलाउड है, पढ़नी है तो जा अपनी अपनी जाके मस्जिद में पढ़े, यहाँ जमात अलाउड नहीं है। जब उसकी रीज़न पता चली, होता यह था कि लड़के नमाज़ों का कह के निकल जाते थे, और फिर वो निकले हुए हैं, नमाज पढ़ के पता नहीं कोई आधे घंटे बाद आ रहा है, कोई 1 घंटे बाद आ रहा है। और इसका नुकसान ये हुआ कि, और ये एक ऑफिस की तो मैंने आंखों देखी बात की है ना, ये फैक्ट्रीज के अंदर ये मिसालें भरी पड़ी हैं कि उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर तंग आ जाता है, वो कहते हैं जी नमाज पढ़ने जा रहे हो, तुम नमाज पढ़ो, काम क्यों छोड़ रहे हो, पैसे लिए हुए तुमने। और बात भी उसकी सही है कि नमाज की ब्रेक किया तो नमाज की ब्रेक है ना, नमाज का कह के वो सूटे लगाने चला गया, वो बाहर खड़े होकर गप्पे मारने शुरू हो गए। इससे नमाज की ब्रेक बदनाम हुई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि बिजनेसेस ने नमाजों की ब्रेक्स, नमाजों की जो है ना वो प्रेफरेंस ही खत्म कर दी। और ऐसे कई माहौल ऑफिस में बन गए जहां नमाज पढ़ने को पसंद नहीं किया जाता, कि नहीं नमाज नहीं पढ़नी यहाँ पर, ये कई माहौल बन गए इस तरह के। तो ये जो अपने जज्बात है ना दीन के हवाले से, इनको सुस्ती का रीज़न मत बनाइएगा, क्योंकि इसके पर नुकसान ज़्यादा होंगे। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।